हीरो हमारे सुनील धनवल पे खड़े हैं यहाँ पे। बस 2 लाइन कहूंगा, बाकी तो आप लोग ज्यादा सुनना चाहेंगे। इन्होंने मेहनत करके अपना इतिहास अपने हाथों से लिखा, और जो कहते हैं कि संभावनाएं प्रबल होती हैं, तो नो डाउट संभावनाएं हमेशा प्रबल होती है। इस बात को इन्होंने हमेशा साबित किया। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को रूबरू, क्योंकि अब आप लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एडजस्ट करें। आपकी जो क्वेरी, जो क्वेश्चन हो, यू मे आस्क, बस हमेशा भाषा की गरिमा का ध्यान रखें, जो क्लास में हमेशा रहता हूं। ठीक है, तो लो भाई संभालो अपना, क्योंकि तुम्हारी क्लास चतुर्थ जा रही है हमारे। ठीक है, तो बच्चों मैं चलूं, आप लोग हैं, आप हीरो में, ठीक है, बैठे रहो, तुम बैठो, चल के मेरे हीरो। हेलो, बताओ, सही लगते हैं तो अपनी बातें लोग शुरू करते हैं। फिर अरे भैया फोटो सेशन हम लोग कर लेंगे, आप लोग आराम से सुनिए, मुझे बता रहे हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार धनवल है और मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2017 में IIT दिल्ली से किया, बीटेक, और उसके बाद में JNU से मैंने MA ज्योग्राफी में एडमिशन लिया था, लेकिन वो सिलेक्शन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। मेरा 19 में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं पहले IRAS में था। जब मैं पहले IRS में था तब मेरा सिलेक्शन हुआ था ज्योग्राफी से। सर के साथ कैसे कांटेक्ट हुआ मेरा, 2018 में सर संकल्प में GS पढ़ाते थे वहाँ पे, ज्योग्राफी और ऑप्शनल। तो मैंने अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल और जो GS है वो सर से पढ़ा है। तो तभी सर से मेरा बहुत पर्सनल कनेक्शन है। उसके बाद में भी जब मैंने हिंदी लिटरेचर ले लिया, तब भी मैं सर से रोज़ाना बात करता रहता कि सर इसमें क्या करना चाहिए। गाइडेंस के तौर पर हमेशा एक पथ प्रदर्शक के तौर पर सर हमेशा मेरे साथ थे। और उसी वक्त से जब संकल्प में थे हम लोग, तब से ही सर मेरी कॉपीज़ को पर्सनली देखते थे कि इसमें ये यहाँ सुधार करना है, इसमें यहाँ सुधार करना है। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अगर कोई आम का पेड़ हो और आज उस पर आम आ रहे हैं, तो आज का परिणाम नहीं होता, उसके पीछे बहुत वर्षों की मेहनत होती है। उसको, उस बीज को किसने डाला, किसने पानी दिया। तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में जो सर का योगदान है वो यही है कि मुझे इन्होंने एक बीज को एक उर्वर ज़मीन में डालकर और एक पौधा बनाया, और आज जो फल है शायद उसी का परिणाम है। तो मैं पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। और दोस्तों, कुछ लोग को लगता है यहाँ पे कि मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, लेकिन वो इस साल ऑप्शनल था। लेकिन जब मैं 2 बार सिलेक्शन लिया था, और जो मेरा आंसर राइटिंग स्किल है आज भी, वो शायद सर की वजह से ही है। सर ने बहुत हेल्प किया उसमें। तो इसी वजह से मैंने पहला प्रोग्राम सर के यहाँ पे रखा है, क्योंकि सर मेरे पर्सनल मोटिवेटर हैं, पर्सनल मेंटर है। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सब लोग। सर लगते बहुत सिंपल हैं, लेकिन सर का जो नॉलेज है वो बहुत वास्ट है। सर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही लंबा है। आपको जो इतना गाइडेंस दे सकते हैं ना पर्सनली, इतना कि आंसर राइटिंग में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, डायग्राम, और सर का जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। सर कैसे कहानियाँ वगैरह सुना के संगीत के माध्यम से और चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने भी सर को शुरुआत से ही फॉलो किया है, और कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं, सारी चीज़ें। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने सर से बात की, जब मेरे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आ रहे तो सर ने बताया कि कैसे कैसे करना चाहिए, और मेंस के टाइम पे भी कैसे क्या करना चाहिए, तो मैंने सर से बात की। तो ये हुआ मेरा इंट्रोडक्शन और सर के बारे में। और जैसा कि UPSC की तैयारी के संबंध में अगर बात करना चाहूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको लगातार मेहनत करना है, पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक। मैंने 2017 में तैयारी शुरू की थी। उस वक्त मैंने एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे IAS बनना है। IAS मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखो, UPSC में बहुत सारी सर्विसेज होती है। मेरा पहला सिलेक्शन 19 में हुआ, लेकिन मुझे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस मिला। लेकिन मेरा फिर से वही गोल था कि मुझे IAS बनना है, तो मैं फिर से एग्ज़ाम दिया।
कई बार ऐसा होता है कि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग रुक जाते हो, कुछ आगे मेहनत नहीं करते कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा आया, तो मैं क्यों तैयारी करूँ। लेकिन दोस्तों जो सपना होता है, जब आपका सपना जो कोई चीज़ होती है आप जिसको अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो जाता है, उसके बाद में लाइफ को जीने का अंदाज ही बदल जाता है। जैसे आपका मन है कि मैं IAS बनूं, IAS जिस दिन बन जाओगे उस दिन आप जो काम करोगे आपको काम नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा वहां पे काम करने का। जब मुझसे अगर कोई 13 घंटे काम कराए इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थक गया, काम नहीं कर सकता, मुझे मजा आएगा वहां पे अपना काम करने में। किसी को लगता है कि मुझे सिंगिंग करना है मान लो, तो अगर वो सिंगिंग करेगा तो उसको मजा आएगा, उसको 10 घंटे सिंगिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट खेलना है 10 घंटे क्रिकेट खिलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको जो पैशन है, आपका सपना है, आप डिसाइड कर उसको फॉलो कीजिए। बीच में हर्डल्स भी आएंगी, बीच में आपको छोटे छोटे प्रलोभन भी मिलेंगे कि यार सिलेक्शन हो गया, ठीक है, SSC में मेरा निकल गया, अब मुझे क्यों पढ़ना है। लेकिन दोस्तों सपना आपको जरूर प्राप्त करना है, मैं यही करना चाहता हूँ, और उसके लिए लगातार मेहनत और एक अच्छा गाइडेंस। तो आप एक अच्छा गाइडेंस ढूंढिए, साथ में लगातार बिल्कुल आंसर राइटिंग करते हुए, लगातार फोकस करते हुए। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, अचानक से ऐसा होता है कि कोई दिक्कत आ गई, आपका आंसर राइटिंग में कुछ गड़बड़ थी, मेंस में मार्क्स नहीं, तो आप एनालिसिस करो उसका, यार मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, प्रीलिम्स में मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। उसको एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ाई करो, उसको दोबारा गलती को सुधारो। और गलती सुधारने का सबसे अच्छा मीडियम होता है कि आप जो आंसर राइटिंग का जो मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज है, वो ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज भी वैसी ज्वाइन करो जहाँ पे कोई बंदा आपको चेक करके पर्सनल फीडबैक दे सके। कई बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज चेक तो जाती है लेकिन आपको फीडबैक नहीं मिल पाता, और आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहाँ पे अच्छा फीडबैक मिले, आपको पर्सनली कोई बता सके कि इसमें यहाँ दिक्कत है, इसमें यहाँ दिक्कत है, और अगली बार उसको सुधारो। तो 40-50 टेस्ट आप लिख लेंगे तो जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये और एक और टेस्ट सीरीज, मतलब एक मॉक टेस्ट है मान लो, तो वहाँ पे आपकी गलतियाँ नहीं हुई। तो मैंने अगर देखा जाए तो इस बार जब मेंस के पहले मैंने कम से कम 50 टेस्ट लिख के गया था, 50 टेस्ट मैंने लिखे मेंस के पहले। इसमें ऐसे भी था, ऑप्शनल भी था, GS भी था। मेरा जो 2020 तक का पेपर था उसमें ये हो रहा था कि मेरा क्वेश्चन छूट जाते थे। हिंदी मीडियम में चैलेंज ये होता है कि 20 क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल होता है, 3 घंटे के अंदर लिख नहीं पाते। आंसर राइटिंग की आपकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। तो मैंने ये किया, जितना हो सके प्रैक्टिस किया, दिन में 9-9 घंटे लिखे बैठ के। क्योंकि दोस्तों कई बार आपने सुना है कि जैसे कोई 600 मीटर की रेस दौड़ना चाहता है, कोई भी धावक है, तो क्या करेगा, 1000 मीटर की प्रैक्टिस करेगा ताकि 600 मीटर आराम से दौड़ सके। UPSC में आपको दिन में कितना घंटा लिखना होता है, 6 घंटा लिखना होता है, पूरा 2 पेपर लिखना होता है, और उतनी एनर्जी से लिखना होता है जितना मतलब आपको बराबर मार्क्स उसमें आ सके। 250 आपको दोनों में जरूरी मार्क्स लाना होता है। ऐसा नहीं भाई पहले पेपर में स्कोर कर लिए दूसरे में रह गए, आपको 6 घंटा बिल्कुल तन्मयता के साथ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखना होता है। इसलिए आप ये कोशिश करो कि 9-9 घंटे तक आप रोजाना प्रैक्टिस करो बैठ के। एग्जाम के 20-30 दिन पहले आप 10 घंटा 9 घंटा रोजाना लिखो बस बैठ के, जितना हो सके। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि वहां पर कोई क्वेश्चन ना छूटे, और मेरा यही मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार मेरा टारगेट था कि क्वेश्चन मेरा एक भी नहीं छूटना। तो उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसे तो मैंने आधा घंटा पहले ही पूरा पेपर कर लिया था, आधे घंटे पहले ही पूरा पेपर निपटा के आराम से बैठ गया था, चेक कर रहा था, अंडरलाइनिंग कर रहा था। किसी को मान लो कॉमा में डालना है, कहीं मिस्टेक हो गई उसको सुधारना है, कोई कोट वगैरह है उसको नीचे अंडरलाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं इम्प्रोवाइज कर रहा था। वहाँ से कम से कम 5-7 नंबर आपके पक्का पड़ते हैं। अगर आप मान लो ऐसे को बाकी नीले पेन से लिख रहे हो और बाकी कोट है उसको ब्लैक पेन से लिख दिए तो दूर से दिखेगा। तो इसलिए आपको अगर आंसर राइटिंग करनी तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे आधा घंटा पहले पूरा पेपर इसलिए हो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया था उसका, 10-5 ऐसे मैं पहले लिख के चला गया था। और फिलोसफी के ऐसे थे इस बार, तो फिलोसफी के ऐसे के लिए कि एक यही बात है कि जो प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उसको टॉपिक्स को तोड़ने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि सर हमसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा, क्या करें क्या करें। मैं बोला कितना ऐसे लिखो, सर एक भी नहीं लिखा। तो जब आप लिखोगे ही नहीं तो लिखोगे कैसे, पहले आपको लिखना पड़ेगा लिखने के लिए। तो जितना हो सके गंदा वंदा जो भी ऐसे लिख रहे हो, गंदा से लिखो, पहली बार सर से दिखाओ, फिर से दोबारा उसको इम्प्रूव करो, फिर धीरे 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 देखना वो एक दिन आपका ऐसे है ना बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं 2-4 टेस्ट लिखा हूँ, मैंने कम से कम 50-60 ऐसे लिख चुका हूँ आज तक। टेस्ट सीरीज है वैसे लिखता रहता हूँ बैठ के। तो आप ही प्रैक्टिस करो, वो ही आपको लास्ट में निखर के आएगा। GS में मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा, 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल चारों पेपर में, पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए अच्छे से, केस स्टडी अच्छे से अटेम्प्ट की, और पेपर 2-2 मिनट पहले ही पूरा हो जाता था क्योंकि प्रैक्टिस पहले कर रखी थी।
इसलिए आपको कोशिश करना है कि पेपर पूरा करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक मेरा जीएस में स्कोर था 370 मैक्सिमम, इस बार मेरा है 419 मार्क्स। उसका यही मतलब पेपर पूरा हुआ है, प्लस में अच्छे से लिखा गया। तो आपको यही ध्यान रखना है। प्लस में ऑप्शनल का दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ऑप्शन कोई भी हो, ज्योग्राफी, हिंदी, लिटरेचर, हिस्ट्री, कुछ भी हो आपका, आपको बस ध्यान रखना है कि उसका जो बेसिक्स है, उसका जो कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट, उसको पकड़ना है। तो बस आपको यही धीरे धीरे जो चीज़ें हैं आपको सपना लेके चलना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छा गाइडेंस आपके साथ होना चाहिए और भटकना नहीं है मार्केट में। मार्केट में इतनी इन्फॉर्मेशन है, आज इतना नोट्स, आप बाहर चले जाओ दुकान पे, इतने नोट्स मिल जाएंगे, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। आप पहले ही अपना लिस्ट बना लो, यार मुझे ये पढ़ना है, बस उसी को पढ़ना है पूरा साल, भटकना नहीं है। बोलेगा कोई दोस्त आपका बोलेगा सर ये लो सर मेरे पास यार उस टॉपर के नोट्स आ गए, आप उसको खोल के बैठ गए। दूसरे दिन दोस्त बोला यार ये नोट्स आ गए, उसको खोल के बैठ गए। आप ये करो कि जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एक किताब को 10 बार पढ़ो या 10 किताब को 1 बार पढ़ो, कौन सा अच्छा है? एक किताब को 10 बार पढ़ो, तो रिवीजन आपका अच्छा होना चाहिए। आप एक ही किताब पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, राइटिंग पे फोकस करो, टेस्ट निकालो, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, क्योंकि जितना आपका पेन चलेगा ना कॉपी पे, उतना ही आपका धीरे धीरे जो फाइननेस है, जो उत्कृष्टता आपकी राइटिंग में आती चलेगी। मेरा यही कहना है, आप सब लोग अच्छे से फोकस कीजिए पढ़ाई पे, और देखना एक दिन सपना आपको जरूर अचीव होगा। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान उसके साथ ईमानदारी से खड़ा होता है। मैं भी कोशिश किया, मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मैंने लगातार कोशिश किया। कई बार फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार छोड़ दे एग्जाम को, नहीं हो रहा है, मैं तो आईपीएस में पहले से हूँ, मुझे क्यों चाहिए। लेकिन वो एक जुनून था कि नहीं यार कुछ तो है जो आईएएस बनना है। बस लगातार मेहनत करती रहे, ट्रेनिंग के टाइम पे भी पढ़ते रहे, सारे दिन ट्रेनिंग करो, शाम को जाके पढ़ो वापस। तो बस वो आपको ध्यान रखना है कि अपने सपने को हमेशा अचीव करना है, लगे रहना पीछे, सपनों के पीछे लगे रहना। एक दिन देखना जरूर आप सक्सेसफुल होगे। और मेरी शुभकामनाएं सभी लोग के साथ, आपके साथ, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई डाउट हो तो सर से पूछ सकते हैं, मैं भी आपके बीच बीच में आता रहूँगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई आपका प्रश्न हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू। आपको प्रैक्टिस करने 4 बार आपको सिलेक्शन, तो एक चीज ऐसी जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ी, बिल्कुल थोड़ी रीजन, एक ऐसा पॉजिटिव पॉइंट जिसे हम खुद को लेके रख सकते हैं। ठीक, देखो सबसे बड़ी बात होती है आंसर राइटिंग में कंटिन्यूअस। अगर आप बीच बीच में मान लो 2 आंसर लिखे, लेकिन 20 दिन बाद में फिर 2 लिख रहे हो, बीच में कुछ नहीं लिखे हो। यूपीएससी में 2 चीज सबसे बड़ी बात होती है, एक होती है कंसिस्टेंसी, एक होता है डेडिकेशन। आपको लगातार मेहनत करना है, छोटे छोटे डॉट जोड़ते जाना है, कछुए की तरह चलो लेकिन चलना है, खरगोश की तरह नहीं कि एक अचानक से दौड़ लिए फिर 10 दिन रेस्ट ले लिए, फिर अचानक से दौड़ लिए फिर रेस्ट ले लिए। अब कंटिन्यूस राइटिंग करनी है, कंटिन्यूस सुधार करना है। कॉपी बना लो, उसमें लिखते जाओ, आंसर राइटिंग करो। फिर आपका मान लो खराबी है तो अगले पेपर पे फिर से लिखो पेज पे। अब देखोगे ना पहला आंसर लास्ट का आंसर बहुत डिफरेंस होगा उसमें, उसी कॉपी को अपने पास रखिए। तो ये है कंटिन्यूस राइटिंग करते रहने, छोड़ना नहीं। आंसर राइटिंग में ये होता है कि बस क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ो और जो है उसको नॉलेज को स्ट्रक्चर वाइज, कि पहले इंट्रोडक्शन है, फिर मान लो एनालिसिस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, लास्ट में निष्कर्ष है, तो उसको बस लिखते जाओ, धीरे धीरे आपका अच्छा होता जाएगा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कुछ ज्योतिष विज्ञान है या कुछ और है। आपको ये है क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा है, विवेचना करवा रहा है, टिप्पणी करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख देना है डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज किसी का ज्यादा होता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है। एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर होता है, वहां पे जाकर जो पॉइंट पहले लिखना होता है उसको लास्ट में लिख दिया, जिसको लास्ट में लिखना तो उसको पहले लिख दिया, तो वहां गड़बड़ हो जाता है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो तो वहां पर आपको पता होगा कि क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करना है, माइंड में ही फ्रेमवर्क बन जाएगा आपके, इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। नहीं तो आप पता चला 1-1.5 मिनट तक सोचते रहे कि लिखना क्या है, तब तक टाइम चला गया, क्वेश्चन आपके 2-3 छूट गए, 2-3 छूट गए, मतलब 14 से 15 नंबर का आपको नुकसान हो गया। तो हर पेपर में 14 नंबर का नुकसान में 4 में 50-60 नंबर का नुकसान, मतलब आप सिलेक्शन ले रहे थे, सिलेक्शन से बाहर हो। यूपीएससी यही गेम है, 1 नंबर पे आपका आईएएस छूट जाता है, 1 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। मेरा हमेशा ऐसा होता था, 12-13 नंबर से मेरा आईएएस छूट रहा था, लेकिन इस बार तो रैंक बहुत अच्छी आई है। तब भी मेरी रैंक थी उसमें 12-13 नंबर से आईएएस छूटता था। तो मैंने ये सोचा कि हर पेपर में 5-5, 7-7 नंबर, 10-10 नंबर मुझे बढ़ाना है, और बस वही है। तो आपको यही है कि धीरे धीरे इंप्रूव करना अपने आप। ठीक है, हाँ जी।
वही है, प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ बैठो, बातचीत करना सीखो, कोई टॉपिक उठा लो। जैसे मान लो कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है या बुरी अभी, तो आप कोई दोस्त बोलेगा 5 पॉइंट के नहीं यार बुरी चल रही, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, घाटा बढ़ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बुरा है, सब कुछ अच्छा नहीं। फिर दूसरा दोस्त बोलेगा नहीं यार हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बाहर हमारी देश की छवि है वो अच्छी हो रही है, हमने पेंडेमिक से जो उबार है उसके बाद का वो हमने अच्छा मतलब रिकवरी अच्छी प्राप्त कर ली है, तो अच्छी इकोनॉमी है। तो ये एक ही टॉपिक पे कैसे नेगेटिव पॉजिटिव आपको बनाना है, आपको एनालिसिस आना चाहिए। लास्ट में निष्कर्ष, प्रशासन में जाकर आप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते कि नहीं सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। जब आप ही ऐसा बोलोगे तो सुधार कौन करेगा? तो आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है, लेकिन लास्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि घाटा अगर बढ़ रहा है तो हमारी जो अनहित की योजना है, जैसे कोई मान लो एक्स्ट्रा योजनाएं हैं जो कोई यूज की नहीं है, जो बर्डन हम पे कर रही हैं उसको हटा दो, उन पे रैशनलाइज कर दो। जहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करो, रेवेन्यू है उसको ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करो। कोई मान लो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है कई सालों से, उसको लीज पर देकर उसका किराया वसूल करने की कोशिश करो। तो आप ऐसे सोल्यूशन भी प्रोवाइड करो। तो दोस्तों प्रशासन में जाने का मतलब ये होता है कि जनता की प्रॉब्लम को समझना। अब ये समझ लो तुम IAS हो, आज कोई मुद्दा आपके सामने रख दिया तो आप क्या करोगे? इसमें ये बोलोगे नहीं बेकार है, नहीं हो सकता, ये बोलोगे कभी? आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे। आप अपने आप को एक IAS ऑफिसर की जगह रख के सोचिए कि अगर मैं IAS ऑफिसर हूँ तो वहां पर क्या निर्णय होगा मेरा। मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो क्या निर्णय होगा? अगर वो निर्णय अगर आप इंटरव्यू में दोगे ना तो बेस्ट होगा, वही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। कभी नेगेटिव नहीं होना है, और जो अपना बोलने का क्षमता है, बोलने की स्किल है, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है कि कैसे चीज़ों का जवाब दिया जाता है, पोलाइटली जवाब दिया जाता है। आपसे कोई मान लो उल्टा सवाल पूछ लिया कि आप तो केवल पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार करने जा रहे हो, आप अचानक से भड़क गए वहाँ पे, तो नहीं, आपको अपने आप को डिफेंड करना है, अपनी रक्षा करनी है, लेकिन वो पोलाइटनेस के साथ। मुझसे पूछा सवाल उन्होंने इंटरव्यू में कि आप IIT से पढ़े हो, अब आप IAS में जा रहे हो हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लेके, ज्योग्राफी आपने ली है, तो क्या IIT में जो पैसा आप पे लगा है बर्बाद नहीं हो गया? आपने तो सीट वेस्ट कर दी। मतलब वो आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। बोलो सर देश का जो पैसा है वो मेरे पे लगा है, लेकिन मैं प्रशासन में जाऊंगा देश का ही तो भला करूंगा। वो इंजीनियर बन के करूँ चाहे IAS बन के करूँ, भला तो मैं देश का करूंगा। तो आप ऐसे आराम से मतलब अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना, आंसर राइटिंग पहले ही दिन से स्टार्ट करनी, जिस दिन तैयारी। तो आपने मान लो जैसे मान लो एक टॉपिक पढ़ा चट्टानों की संरचना। एक सवाल देता हूँ कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं और उन चट्टानों का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। सवाल होगा, उसको लिख दीजिए, बस यही सवाल है। आप थोड़ी मतलब एक्स्ट्रा जो UPSC का पहले दिन सवाल लिखोगे, नहीं, छोटे छोटे सवाल बना के लिखना कोशिश करो। देखो अभी आप लोग का है कि अभी ग्रेजुएशन पे फोकस करो, साथ साथ में आपको ये है कि ग्रेजुएशन फोकस इसलिए करना है कि UPSC एक अनिश्चित एग्जाम है, यहाँ पे जरूरी सिलेक्शन सबका होता है। तो आप है ना ऐसा बनाइए बैकग्राउंड एकेडमिक कि आप अगर बाद में नौकरी लेना चाहे इसके थ्रू तो वहाँ पे भी ले सके। ऐसा नहीं हो कि UPSC भी नहीं हुआ और वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाए। मैंने IIT में मेरी CGPA थी 8.4, मतलब 84% मेरा था IIT में। तो मैंने इसलिए बनाया ना कि यार मान लो UPSC में नहीं हुआ तो मैं कुछ नौकरी प्राप्त करके अपना जीवन तो गुजर बसर कर लूंगा ना। तो आपको ध्यान रखना दोनों तरफ से एक्सीलेंस। आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो आपकी परसेंटेज देखी जाएगी वहां पे। अगर वहां पे 50% मिलेगी तो पूछेंगे कि आपने क्या किया ग्रेजुएशन में जाके, नहीं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जब मेरा उन्होंने देखा 84% तो उनको लगा कि यार बच्चा मेहनती है, शुरुआत से इसका परसेंटेज अच्छा है, तो बच्चा मेहनती आगे भी मेहनत करेगा। ठीक है, तो वहाँ फोकस करो। साथ साथ में जो बेसिक है UPSC का कि NCERT बुक्स हैं, कहीं कहीं से नॉलेज लेके थोड़ा थोड़ा कोशिश करो जानने की UPSC। फिर जैसे सीरियसली प्रिपरेशन करो तो फिर आंसर राइटिंग शुरू करो। चलो एक बार पीछे से पूछ लेते थे। देखो रिवीजन का मैंने YouTube पे भी मेरी वीडियो बनाई थी कि रिवीजन कैसे किया जाए। उस पर यह है कि आप कोई चीज़ पढ़ते हो 24 घंटे के अंदर आपको उसको दोबारा एक बार देखना है ऊपर से कि यार मैंने क्या किया। और कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो दिमाग में हमारे क्या होता है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है वो क्या है कि स्ट्रक्चर में जाती है ABCD। अगर कोई कड़ी टूट गई ना उस इंफॉर्मेशन में तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं होगी दिमाग में। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम होता है वो एक कोड में जाता है, अगर वो कोड में कोई कड़ी टूट गई बीच में तो कोड खराब हो जाएगा।
इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कड़ी होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे पार्ट होते हैं। जैसे मान लो ज्योग्राफी में है वेगनर का सिद्धांत, तो वेगनर के सिद्धांत के छोटे छोटे पार्ट हैं बहुत सारे वेगनर के सिद्धांत को समझने के लिए। तो अगर आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लिया तो दिमाग स्टोर कर लेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। आपने मान लो 24 घंटे में रिवीजन कर लिया, फिर 7 दिन में रिवीजन कर लिया, फिर 30 दिन में रिवीजन कैसे हो गया? तो पढ़ के आंसर राइटिंग करके। ठीक है, आंसर राइटिंग करोगे तब भी तो आपका रिवीजन होगा ना। मान लो कोई गलती करोगे, फिर जाके अपनी नोट्स को देखोगे दोबारा, तो आपको समझ में आ गया ये गलती हुई मेरे पे। धीरे धीरे ऐसा होगा दिमाग आपका परमानेंटली उसको स्टोर कर ले। कोई भी कॉन्सेप्ट समझो, उसको पॉइंट्स को सब पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। अगर हम सोचा कि यार ठीक है यार ये तो नहीं आ रहा, एग्जाम में जाओगे वही पॉइंट आपको दिक्कत कर देगा। उसी पॉइंट की वजह से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। कोशिश करना है कोई भी, देखो करंट अफेयर्स के लिए आप सोर्सेस 3-4 सोर्स ले लो। जैसे एक तो न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो यूट्यूब पे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर बकवास चीजें आती हैं बहुत सारी। आपको जो काम की चीजें वो यूट्यूब पे मिल जाती है आजकल, वो देख लो। एक मैगजीन पढ़ लो मंथली, योजना, कुरुक्षेत्र, मोर देन एनफ है सारी चीजें। कोई एक दो वेबसाइट देख लो अच्छे से, मृणाल वगैरह है, वो अच्छे से मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये निर्भर करता है कि आंसर का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मान लो हिंदी लिटरेचर में लिख रहे हो, हिंदी लिटरेचर में अगर आप तत्सम शब्द यूज करते हो ज्यादा, तो तत्सम शब्द लिखने की वजह से आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन जीएस में आप कोशिश करो कि सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है उनको अच्छे से वहां पे डालो। अगर राजस्व घाटा है तो उसको राजस्व घाटा ही लिखो आप। राजकोषीय मान लो घाटा है, उसको राजकोषीय लिखो। मुद्रास्फीति लिखो, तो टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल वर्ड्स ही लिखना है। वहां पे आप वो मत कर देना कि महंगाई लिख रहे हो, महंगाई नहीं, मुद्रास्फीति अच्छा वर्ड है। ठीक है, इकोनॉमी को देखो थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी वगैरह है। और जो इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि इकोनॉमी क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, पहले कॉन्सेप्ट्स को तैयार करो, फिर कॉन्सेप्ट को आपस में जोड़ो कि अगर मेरा जीडीपी बढ़ेगा तो मेरे व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यूपीएससी में यही सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल कि जो एक कॉन्सेप्ट है वो दूसरे से कैसे जुड़ता है। अगर अमेरिका में डॉलर की वैल्यू, मान लो अमेरिका अगर बैंक रेट उनकी बढ़ा देता है तो भारत के व्यापार घाटे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको लिंक जोड़ना आना चाहिए। उनका मान लो बैंक रेट बढ़ेगा तो उनका इन्वेस्टमेंट, मान लो पैसा यहाँ से वहां जाएगा, हमारे पास पैसा कम होगा तो हमारा क्या वो व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। राजकोष में हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें आपस में जोड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी तभी आएगी। साथ में दूसरा पार्ट जो मेंस में ये चीज नहीं है। मेंस में डेवलपमेंट ये कि अगर सरकार कोई नीति बनाती है, सरकार कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी लाती है, सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाती है, सरकार एनपीए के लिए पॉलिसी लाती है, मान लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए, तो उसका क्या जनता पर प्रभाव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस आपको होगा। ठीक है, ये ऐसे पढ़ना। उसके लिए एनसीईआरटी प्लस में कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लो कोई भी, जैसे रमेश सिंह की बुक है, नोट्स वगैरह कोचिंग के अच्छे होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सर मैंने 5 दिन को एग्जाम दिया, तो सर जैसे ही एग्जाम होने गए थे तो घबराहट हो गई थी, आती हुई चीजें भी मैं कितने टेस्ट किए थे आपने पहले उसके पर? 10 से कुछ नहीं हो। मैं जब आपको बताऊं, जब पहली बार एग्जाम देने गया था तो मैं 70 टेस्ट निकाल गया था। कितने? 70। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सामने सिलेक्टेड हूँ तो कुछ भी बोल दो। 70 टेस्ट मैंने निकाले थे, और 70 टेस्ट निकालने के बाद में आपको घबराहट कोई नहीं। कोशिश करो कि जितना हो सके प्रैक्टिस करो और वहाँ पे कूल रहने की कोशिश करो। ये सोचो कि ये भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है, बस इतना ही रह ध्यान रखना। नहीं वेल वो होता है, देखो एंग्जाइटी होती है, बहुत बड़ी एग्जाम है। इवन अगर मैं भी अभी एग्जाम देने जाऊँ प्रीलिम्स का तो मुझे भी घबराहट होती है, वो ह्यूमन नेचर है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना। इंसान की जो इंद्रियां होती है, इंसान की जो इमोशंस होता है, जो इंसान कंट्रोल में करता है सफल वही होता है। गुस्सा आएगा आपको कई बार ज्यादा, बहुत सारा डिप्रेशन हो सकता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट है ना आपका, कि आप इमोशंस में बह गए ज्यादा। इंटेलिजेंस आपने दिखाई तो यूपीएससी के 4th पेपर में लिखा नहीं इमोशनल इंटेलिजेंस, आप उसका फॉलो इमोशंस को कंट्रोल करने के। अगर मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है तो मुझे डिप्रेशन को कंट्रोल में करना है, क्योंकि मुझे डिप्रेशन नुकसान पहुंचाएगा। जो चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी उसको कंट्रोल में करना है। अगर मैं गुस्सा, मान लो तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं ऑफिस का बॉस हूँ, आपने तो गलती की, मैंने आपको सबके सामने बेइज्जती कर दी, तो आपके रिलेशन अच्छे होंगे मेरे साथ? नहीं होंगे। मुझे गुस्से को कंट्रोल करना है, उसका कैसे रचनात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको बुला के ऑफिस में आराम से समझाना है कि तुमने ये गलती की है। वही तुम भी करो।
एग्जाम में जाते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे क्यों आया हूँ, उसके पहले सफिशिएंट प्रैक्टिस करके, ठीक है। यूपीएससी के लिए बात कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रहे हो? क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको नैतिक होना जरूरी है, मेरा ये मानना है। यूपीएससी के लिए आपको कॉपी में नैतिक होना जरूरी है, ठीक है। आप बहुत सारे नैतिक हो, लेकिन क्वेश्चन में अनैतिक आंसर लिख के आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। मैं काफी लोग को जानता हूँ, आपने सुना होगा कि एक सिलेक्टेड बंदा था और बाद में एथिक्स के पेपर में चीटिंग करते पाया गया है। तो जरूरी नहीं होता मतलब कि पेपर में अच्छा लिखने से आप एथिकल हो जाओगे। यहाँ पे एथिकल हो तो पेपर में गंदा लिख दिया। आंसर जो चेक करने वाला है उसके पास आपकी कॉपी जाएगी। तुम्हारी क्या नाम है? तो आकर्ष वहां पे नहीं जाएगा बताने कि मैं बहुत नैतिक हूँ, वहां पे तुम्हारी कॉपी जाएगी कि आकर्ष कितना नैतिक है। आकर्ष चाहे यहाँ पे जुआबाज है, कुछ भी है, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आंसर लिखा है तो उसको लगेगा यार कितना अच्छा लड़का है, इसको अच्छा। वो ये जो सोर्स है, जो ट्रेडिशनल सोर्स है, कोई अच्छी सी बुक ले लो। जैसे अरे मार्केट बढ़ा पड़ा है यार, कोई भी एक उठा बढ़िया। मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तुम लोग, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने वैसे ना बुक लिस्ट है ना अपने और सोशल मीडिया पे डाल रखी है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आता है माइंड में यार कि मैं आईपीएस हूँ, मैं क्यों मेहनत करूँ भाई? नहीं, मेरे पास इतने जॉब है, लाखों लोग का सपना होता है कि आईपीएस बन जाऊं मैं। लेकिन वो है ना, मैंने बताया ना, ड्रीम होता है कि आप तैयारी किस चीज को लेकर शुरू करें। आईएएस बनने के लिए मैंने तैयारी शुरू की। बिल्कुल बोलते हैं, काफी दोस्त भी बोलते हैं, लेकिन मैं तो जिद्दी आदमी, इस संसार को जिद्दी आदमी जीतते हैं। बताया तो अभी, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, प्रैक्टिस करो, बेसिक्स पे फोकस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छा होगा। चीजों को इंटरलिंक करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट करो जितना। प्रीलिम्स मुझे आजकल ये लगता है कि नॉलेज का ज्यादा नहीं रहा है, नॉलेज है आपके पास, लेकिन अगर आप स्मार्ट नहीं है, पेपर को मैनेज करना नहीं जानते, आप फेल हो जाओगे वहां पे जाके। इसने बताया ना कि मुझे सब आता था लेकिन वहां पे मैनेज नहीं कर पाया। अगर इसको वही पेपर यहाँ दे दिया जाए तो ज्यादा सवाल सही कर देगा। मतलब नॉलेज इसके पास है लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं कर पाया। तो आपको ध्यान रखने चीजों का। नॉलेज तुम बताओ पहले। हाँ, केस स्टडी, केस स्टडी का देखो तरीका होता है। केस स्टडी 4-5 प्रकार की होती है, वो तो खैर एथिक्स की क्लास में आप देखोगे। तो हर केस स्टडी को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, उस तरीकों के अपनाओ और प्रैक्टिस करो उस पर। और सॉल्यूशन जितना हो सके प्रोवाइड करने की कोशिश करो कि जितना मतलब आप चाहोगे कि जैसे मान लो बोलूं कि स्कूल में मिड डे मील, उसमें बच्चा मर गया खा के मिड डे मील, लोग आक्रोश पे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं, आप वहां पे गए और पत्थर फेंक रहे हैं, आपको पत्थर लगे, आप क्या करोगे? गोलीबारी का आदेश दोगे? नहीं दोगे। आप बहुत सारे विकल्प सोचो कि यार मैं सबसे पहले तो कूल रहूंगा, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, एक विकल्प। दूसरा विकल्प है कि मैं बल प्रयोग करूंगा। तीसरा विकल्प उनके नेता को बुलाऊंगा, बातचीत करूंगा। पांचवा विकल्प है कि उस दिन तो चले जाएंगे, दूसरे दिन आके कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश करो कि एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारे विकल्प। आप तो बॉस मान लो कोई मिनिस्टर है, आपने बोला कि ये, अब वो मना कर दिया, अब क्या करोगे? आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो आप ये कोशिश करो कि हर सॉल्यूशन का 4-5 विकल्प दो, हर प्रॉब्लम का 4-5 विकल्प दो कि ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको कौन सा अच्छा करना, वो आप चूज करिए। अब 4-5 विकल्प दो, लास्ट में बताओ कि तीसरा विकल्प अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कमियां है। देखो हर विकल्प में कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो ऐसा विकल्प का चुनाव करो जिसमें दिक्कतें कम हो और अच्छा ये ज्यादा। तो लाइफ में कोई भी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ना सही गलत कोई भी नहीं होता। इसलिए आपको वो लाइफ जीनी है जिसमें सही ज्यादा हो, गलत ना हो। ठीक है, यही ध्यान रखना केस स्टडी। बिल्कुल, आईआईटी में मैंने सोच लिया था, 3rd ईयर में मैंने लगभग डिसाइड कर लिया। अरे बहुत, और मतलब मोर देन एनफ है। तो वो तो क्लासरूम का हिस्सा है ना, वो तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना पड़ेगा ना व्याख्या के लिए। बिल्कुल, वो तो पढ़ना पड़ेगा पूरा, क्योंकि हाँ थोड़ा वो ऐसे वाला है वो छोड़ देना, निबंध वगैरह का छोड़ देना, उसमें नोट्स पढ़ के काम चल जाए। लेकिन व्याख्या वाले के लिए अच्छे से पढ़ो। आप आंसर राइटिंग अच्छी तभी कर पाओगे जब आपने बुक पढ़ी, नहीं तो आप है ना कृत्रिम हो जाओगे, उसमें आप भावना ही नहीं लग पाओगे। आपको गोदान का चीजें नहीं पता है तो ठीक है। देखो मैं 2 सवाल और लूंगा, कोई भी पूछ लो।
तो तुम यार बहुत देर से बताओ। ऑप्शन के दो रीजन थे देखो, एक तो एक ही ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस लाइफ हो गई थी, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लिया जाए। और मेरा बहुत दिनों से मन था कि यार मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ूं, तो सोचा यूपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी और साथ साथ में देख लेते हैं। उसमें नंबर क्या थे 260 250 के अटक गए थे, मुझे लगा एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ऑप्शन बुरा नहीं है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो 270 मार्क्स आ गए, आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन उसके लिए अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बस यही था का रीजन, तो मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग। सर ये एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए? अभी मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन का डिमांड आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, विवेचना है, विश्लेषण है। जिनके लिए तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लगता है तो ध्यान रखो ना, कंट्रोल करो। आपको पता है कि 3 घंटे में 20 उत्तर लिखना है, तो आप उतना ही लिखो। और पता कैसे लगेगा तुम्हारा 250 वर्ड हो गया, वो प्रैक्टिस से पता लगे। अपने आप ही पेन रुक जाएगा 250 पे जाते कि हो गया। आपको मतलब जब एग्जाम में जाओगे तो आप जब लिख रहे होगे ना, तो दिमाग में कैलकुलेशन चलती रही कि मेरा आंसर पूरा हो गया। भावनाओं को कंट्रोल करो, क्वेश्चन में डिमांड है उतना। अब उसमें जब मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल मतलब 2-3 बार पहले तो सवाल वर्ड पे आ रहा है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो भूस्खलन पे 2 बार 3 बार पूछा गया। ठीक है, और अदर देन के बाद जो एनडीएमई की गाइडलाइन है या फिर वो स्टैंडर्ड क्रिमिनल क्वेश्चन, तो जैसे मतलब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में हमने प्रीवियस ईयर देखा, सिलेबस का देखा। तो अब हम इस ट्रेंड पे जाए कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है, या इस ट्रेंड पे जाए कि भूस्खलन ज्यादा पूछा जा रहा है, ये टॉपिक पे जाए। जैसे जीएस पेपर 3 में मूल में बात करें, गांधी जी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब क्या रखना चाहिए? अगर नोट्स मेकिंग में तो पहली बार आप नोट्स बनाने जाओगे तो परफेक्ट नोट्स कभी नहीं बनेगा आपका। तो आपको ध्यान रखना है, हर सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल होती हैं, बेसिक होती हैं, वो सब्जेक्ट का पार्ट होती है। उस सब्जेक्ट का क्या होता है, अंग होता है, जैसे अपना शरीर है। कुछ चीज़ें इसमें बेसिक्स है कि इसके बिना अपना कंकाल तंत्र है वो उसका बेसिक है, उसमें हार्ट है, जो ब्रेन है ये उसका बेसिक अंग है, वो तो नोट्स में आना ही चाहिए उस सब्जेक्ट का। अब मान लो अचानक से नया फैशन आ गया, तुमने बाल कटवाने के लिए यहाँ से कट लगवा लिया, वो नया फैशन है, ये नया फैशन चल रहा है, उसमें ऐड कर लिया। नया फैशन चल रहा है कि जीन्स को मान लो कटवा के फड़वा लिया, वो नया जीन्स, तो वो किससे पता लगेगा? जब सवाल देखोगे। कुछ तो बेसिक लिखना ही है उसमें, जब सवाल देखोगे तो वो चीज़ ऐड कर देते हो। तो जो ट्रेंड है वो तो बाद में जुड़ेगा, पहले आपको हिस्ट्री का सब कुछ तो पता होना चाहिए ना, बेसिक तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप उसमें करंट अफेयर जोड़ोगे ना। आप बोला कंकाल तंत्र है ही नहीं, बाल बढ़ाने चल रहे हो, नहीं, तो पहले बेसिक पर फोकस करो हर सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे सर जैसे पेपर के कंप्लीट करने के बाद तो सर जैसे मतलब लगभग 30 दिन पर फिर भी तो 4 घंटे मतलब लग रहा है। नहीं, कोशिश करो, इसका विकल्प ही नहीं, आपको 3 घंटे में करना हो कुछ भी चार्ट वगैरह नहीं, चार्ट करो, बिल्कुल करो, क्या दिक्कत है। लास्ट के 1-2 सवाल में तो मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, सब टाइम बचता नहीं, वहाँ पे तो फ्लो चार्ट डायग्राम से काम चला लो। पढ़ाई भी ब्रेक हो जाती है, जैसे कुछ काम करने के लिए तो मतलब 6-7 घंटे 8 घंटे निकालने चाहिए, लेकिन बीच में ब्रेक हो जाती है सर। नहीं, ये कोशिश करो कि ब्रेक ना हो, और मतलब जिस दिन ब्रेक उस दिन 2-3 घंटा पढ़ने की कोशिश करो, लगातार रहो इस एग्जाम। 2017 से मैंने एक दिन भी तैयारी नहीं छोड़ी। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैंने सोचा कि आज से पढ़ाई तो करनी है, बट यूपीएससी के लिए नहीं करनी, ठीक है। तो कोशिश करना है रोजाना कंटिन्यूस रहना है। और तो लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाद में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन की डिमांड पर निर्भर करता है। अगर आपको पूछे कि विवेचना कीजिए, तो विवेचना को आप पैराग्राफ में लिखो। आपको लिखो कि मान लो इस योजना दे दे कि इसके बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखिए, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। विश्लेषण पूछ ले, विश्लेषण में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव निष्कर्ष, उसमें आप कोशिश करो कि पैराग्राफ। तो क्वेश्चन की डिमांड पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन कैसे लें, ठीक है। वो मैंने यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाई थी आप लोग के लिए, वो देख लेना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, और आप मेहनत करते ही एक दिन सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे करो, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, भैया आप इधर आ जाओ, और आप सब सुनो।
हम